Welcome back to class study. Hello friends, let's start the third lecture of the rise of nationalism in Europe. So guys, this is the third part of this chapter. I hope कि आपने मेरे पिछले दो parts देखे होंगे और मेरी बातों को समझा भी होगा. So without wasting our time, let's start the age of revolution. This is our new topic. So friends, here age refers to time period, that is 1830 to 1848. So friends, liberalism और nationalism दो मेजर आइडियाज हो चुके थे जिनका डिफरेंट पार्ट ऑफ यूरोप में डोमिनेशन हो रहा था. सो फ्रेंड्स, तुम लोग सोच रहे होगे कि इसमें रेवोल्यूशन कहाँ है. तो चलो अब स्टार्ट करते हैं जुलाई रेवोल्यूशन. लो, तुम्हारी मन की इच्छा भी पूरी हो गई. तो बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था. बर्बन डायनेस्टी अगर भूल रहे हो तो इतना याद रख लेना, लुई 16 बर्बन डायनेस्टी को बिलोंग करता था, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप कर दिया गया और इसका हेड था लुइस फिलिपी. और इस हंगामे को देखने के बाद रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था ब्रुसेल्स में भी, और ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है. तो इसके बाद क्या हुआ, ब्रुसेल्स अलग हो चुका था यूके ऑफ नेदरलैंड से. तो चलो एक और रेवोल्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं. तो ये बात है ग्रीस की, जो कि 15वीं सेंचुरी तक ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था. तो नेशनलिज्म की फीलिंग रेवोल्यूशनरीज के अंदर बढ़ने लगी थी, जिसकी वजह से एक स्ट्रगल शुरू हो चुका था. और ग्रीस चाहता था कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बने. और ग्रीस की आजादी की लड़ाई 1821 में स्टार्ट हो चुकी थी. तो इस लड़ाई में ग्रीस के साथ थे ग्रीक्स और वेस्ट यूरोपियंस. और इस स्टोरी की भी हैप्पी एंडिंग हो ही गई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. हम लोग इतनी सारी ट्रीटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलो एक और भी पढ़ लेते हैं. ये ट्रीटी साइन हुई थी 1832 में, जिसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया था. सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेशनल फीलिंग एंड द रोमांटिसिज्म की. तो तुम लोग सोच रहे होगे कि यार ये रोमांटिसिज्म क्या होता है. तो ये एक कल्चरल मूवमेंट है जो डेवलप करता है नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को, और लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में. तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि लैंग्वेज एक इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर सकता है, और वो भी नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने में. तो चलो एक कहानी सुनाता हूँ. ये कहानी है पोलैंड की. तो पोलैंड पर रसिया ने कब्जा कर लिया था और वहाँ की पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया था. अब इतना सब कुछ हो गया तो वो लोग खाली तो बैठेंगे नहीं, तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था. क्लर्जी लोग लैंग्वेज को अपना हथियार बना रहे थे, जो बात रसिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि रसिया ने तो पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया था. तो रसियन ने क्लर्जीज को जेल भेज दिया, वो भी साइबेरिया के. अब हम लोग बात करने वाले हैं ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी 1830 में. पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहा था, पर एम्प्लॉयमेंट उस हिसाब से नहीं मिल रही थी, जिस वजह से गांव के लोग शहरों में जाने लगे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उन्हें कोई जॉब मिल जाए. उस समय स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ता था मशीन मेड गुड्स से, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो भी चीज बनाते थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती थी मशीन मेड गुड्स से. जब मेरी बात इतनी सुन रहे हो तो एक इंसिडेंट और सुनो. फूड की शॉर्टेज हो चुकी थी 1848 में, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा था. अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेरिस की पॉपुलेशन सड़क पे आ चुकी थी. सोचो कितनी खराब हालत थी वहाँ की. ये सब हो रहा था लुइस फिलिपी की वजह से, जिस वजह से उसे भगा दिया गया.
जितना एक आदमी एक दिन में कपड़े ही बदलता होगा, उतने फ्रांस वाले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलते रहते हैं। तो अब क्या हुआ? तो अब कोई भी आदमी जिसका 21st बर्थडे केक कट चुका है वो वोट दे सकता था, और साथ ही साथ सभी लोगों को वर्क कंपलसरी कर दिया गया था, और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेशनल वर्कशॉप सेट हो रहे थे। यार, तुम्हें इतनी अच्छी बात बताई और इतनी अच्छी कहानी सुनाई, इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो। आज जब रेवोल्यूशन की बात छिड़ी गई है तो चलो एक और रेवोल्यूशन करते हैं, पढ़ते हैं। तो ये बात है 1845 की। ये रेवोल्यूशन हुआ था सिलेसिया में, और सिलेसिया के वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट हो चुके थे। तो कॉन्ट्रैक्टर्स वीवर को रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और उन्हें ऑर्डर देते थे कि वो अपनी टेक्सटाइल फिनिश कर लें। तो उन्हें काम तो बराबर मिलता रहता था, पर उनकी पेमेंट रिड्यूस कर दी जाती थी। हर एक दिन क्या हुआ, वीवर्स गुस्से से पागल हो चुके थे और वो लोग ग्रुप में जाकर उनके घरों में अटैक करने लगे। तो ये लोग भी ग्रुप में डिवाइड हो चुके थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। गुस्से से पागल ग्रुप ए घरों में घुस के तोड़ फोड़ करने लगे और शानदार फर्नीचर को भी तोड़ने लगे थे, और ग्रुप बी स्टोर हाउस पर टूट पड़े। इतना सब कुछ होने के बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स तो देश छोड़कर निकल चुके थे, पर जाते जाते मिलिट्री को इन्फॉर्म कर दिया, और अब आ चुकी थी मिलिट्री की बारी। तो मिलिट्री कैसे इंसाफ करती है ये तो तुम्हें पता ही है। ओ सॉरी, वो इंसाफ कहाँ करती है, वो तो डायरेक्ट साफ कर देती है। तो फिर इस मार धाड़ में 11 वीवर्स की जान चली गई, यानी वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, शायद उन्हें साबुन नहीं मिला। तो दोस्तों, तुम लोग रेवोल्यूशन के बारे में सुनते सुनते थक जाओगे, पर ये रेवोल्यूशन रुकने वाले नहीं है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं लिबरल्स के रेवोल्यूशन की, जो कि 1848 में हुआ था, और इसे मिडिल क्लास लीड कर रहा था। सो मोनार्क ने अपना पद त्याग दिया था, यानी एब्डिकेट कर दिया था। तो अब एक रिपब्लिक की फॉर्मेशन हुई, जो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज पर बेस्ड था। तो गाइस, अभी तक यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस की रिवॉल्यूशन मिडिल क्लास वालों की वजह से हो रहा था, तो ये ज्यादा मायने रखता है कि वो सोचते क्या थे। तो वो लोग मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नेशनल यूनिफिकेशन का एक जरिया बन सकता है। यहाँ तक तो बात सही है, पर बाद में उन्होंने इन दोनों बातों को एक्विवेलेंट कर दिया, यानी इक्वल समझने लगे। लोग बहुत ज्यादा अशांत थे, जिसको मिडिल क्लास ने एक गोल्डन चांस समझा। और अपनी डिमांड रख दी कि उन्हें एक नेशन स्टेट चाहिए। तो जर्मनी के रीजन में, जहां फ्रैंकफर्ट स्टेट है, वहां सभी लोग डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें वोट करना है तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को ही करना है। इस पार्टी से 831 मेंबर इलेक्ट हो चुके थे, और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सेंट पॉल्स चर्च में अरेंज हुआ था, और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक मॉडल तैयार कर चुके थे। इलेक्टेड मेंबर रिक्वेस्ट कर रहे थे किंग विल्हेम IV को कि वो जर्मन के किंग बन जाए। फ्रेडरिक विल्हेम IV प्रसिया के राजा थे, पर दोस्तों भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। किंग विल्हेम IV ने साफ साफ मना कर दिया
और दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। किंग विल्हेम IV ने इलेक्टेड मेंबर्स को अपोज करना स्टार्ट कर दिया, पर पार्लियामेंट में तो मिडिल क्लास डोमिनेट कर रहा था और आर्टिस्ट और वर्कर्स की डिमांड फुलफिल नहीं हो रही थी। फ्रेंड्स, नेता लोग तो ऐसे ही होते हैं, और जब उन लोग की डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। फ्रेंड्स, असेंबली 2020 के मैच में कन्वर्ट होने से पहले असेंबली को बंद कर दिया गया। वुमेन का इसमें भी एक इम्पोर्टेंट रोल था। उन्होंने एक पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म किया था, उन्होंने न्यूज़पेपर की फॉर्मेशन भी की थी और पॉलिटिकल मीटिंग में उनका बराबर हिस्सा होता था। फिर भी उनके पास वोटिंग राइट नहीं थे, वो केवल एक ऑब्जर्वर के तौर पर थी असेंबली में, जो कि विजिटर्स गैलरी में खड़ी थी। और दोस्तों, ये रही उस असेंबली की एक पिक्चर जो तुम्हारे बुक में गिवन है। तो दोस्तों, मोरल ये है, 1848 में लिबरल मूवमेंट्स को कंजर्वेटिव फोर्सेस ने सप्रेस कर दिया था। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया है। तो यार, अगर एंजॉय किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना और अगले वीडियो का इंतजार करो। मेरे पास एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सो फ्रेंड्स, ज्यादा एक्साइटमेंट भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, तो बस कमेंट कर देना कि तुम्हें लगता क्या है कि सरप्राइज क्या होगा। सो प्लीज लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।